हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार का भूगर्भिक संरचना का दूसरा पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने बिहार की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत जाना कि धारवाड़ की चट्टानें के प्रमुख क्षेत्र मुंगेर, नवादा, जमुई, शेखपुरा, राजगीर, गया, बिहार शरीफ और खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। वहीं विंध्यन चट्टानों के अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र हैं वे हैं रोहतास, कैमूर, डिहरी ऑन सोन और औरंगाबाद। अर्थात यह क्षेत्र जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम वाले ज़िले हैं। वहीं नेक्स्ट है टर्शियरी चट्टान। यह पश्चिमी चंपारण सुमेश्वर पहाड़ी है और सबसे लेटेस्ट अर्थात आधुनिक है बिहार का मैदानी क्षेत्र। हम लोगों ने कल देखा था कि ऊपर के जो दो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन है। उनमें सबसे प्राचीन ये और दूसरे नंबर पर उसके बाद विंध्यन चट्टानें हैं। तीसरे स्तर पर टर्शरी चट्टानें हैं जिसके अंतर्गत हिमालय आता और सबसे आधुनिक क्वाटरनरी चट्टानें हैं जिसके अंतर्गत बिहार का मैदानी क्षेत्र आता है। तो आइए चलते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बिहार की भौतिक प्राकृतिक बनावट के बारे में पढ़ेंगे। ऊंचावर्ष की दृष्टि से बिहार की भूमि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात ऊंचाई के दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय का पर्वतीय पादीय क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 586 किलोमीटर है। यह बिहार भूभाग का 0.06% है। वहीं दूसरा बांटा गया बिहार का विशाल मैदान जिसका क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है और यह बिहार भूभाग का 96.26% घेरे हुए है। और तीसरा है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 2,927 वर्ग किलोमीटर है और यह बिहार के भूभाग का 3.86% है। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे है भौतिक बनावट एवं संरचना। बिहार भूमि की रचना प्राचीनतम काल अर्थात शुरुआती काल की चट्टानों से नवनिर्मित अर्थात आधुनिक काल के चट्टानों से हुई है। इन दोनों के मिश्रण से बिहार की भूमि की बनावट और फिर संरचना हुई है। अर्थात बिहार का जो मैप बना हुआ है अर्थात जो बनावट है, जो संरचना है वो प्राचीन काल की चट्टान और आधुनिक अर्थात नवनिर्मित चट्टानों के मिश्रण की देन है। अब आगे है सौम्य आकृतिक स्वरूप के विकास में भौगोलिक संरचना प्रक्रम और विकास की अवस्था आधारित पक्ष है। अतः भौतिक बनावट एवं संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि भौतिक बनावट एवं संरचना की दृष्टि से बिहार के कितने भाग हैं? तो 3 भाग। कौन कौन? तो पहला है उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदानी क्षेत्र और तीसरा है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। अर्थात जो झारखंड से सटे राज्य हैं वे दक्षिण एवं सीमांत पठारीय क्षेत्र हो जाएंगे। जो नेपाल से सटे राज्य हैं वे उत्तर का शिवालिक श्रेणी और तराई क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और विशाल मैदान जो गंगा के किनारे जो क्षेत्र हैं वे विशाल
मैदान के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब आइए चलते हैं, इन तीनों को हम लोग विस्तार से समझते हैं। तो पहला है उत्तर का शिवालिक क्षेत्र और तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में यह कुल क्षेत्रफल का लगभग 932 वर्ग किलोमीटर फैला है। उत्तर पश्चिम कहाँ? तो पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा में शिवालिक वलित पर्वतों का क्षेत्र है। हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है वलित पर्वत है, तो चूंकि हिमालय का ही शिवालिक भाग है, अतः शिवालिक भी वलित पर्वत का क्षेत्र होगा। यह शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र हिमालय का ही भाग है। यह टर्सरी अर्थात तीसरे कल्प भू संरचना के फलस्वरूप बना है, अर्थात तीसरे कल्प में बना है। इसी महाकल्प में अनेक नदियों का जन्म हुआ। तो किस महाकल्प में अनेक नदियों का जन्म हुआ? तो टर्सरी महाकल्प में। आधुनिक मानव का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। शिवालिक पर्वत हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। इस क्षेत्र में 160 मीटर की समोच्च अर्थात समान ऊंचाई वाले रेखा मैदान से अलग करती है। इसकी ऊंचाई 250 से 800 मीटर के बीच है। आगे है पश्चिम चंपारण में शिवालिक की 2 श्रेणियां हैं, जिनमें बीच एक सक्रिय अनुदैर्घ्य घाटी है। तो याद रखेंगे कि पश्चिम चंपारण में अनुदैर्घ्य घाटी भी है, जो कि शिवालिक की 2 श्रेणियों के बीच है। अब आगे है शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय ऊंचावास के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात शिवालिक को भी 3 भाग में बांटा गया। पहला है दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी क्षेत्र अर्थात सबसे निचला क्षेत्र। दूसरा है उत्तर पूर्वी घाटी अर्थात ईश्वर का क्षेत्र। और तीसरा सोमेश्वर की श्रेणी अर्थात सबसे ऊपरी क्षेत्र। पहला हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग के बारे में। इस श्रेणी में छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है, अर्थात इस श्रेणी में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो 32 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इस श्रेणी को रामनगर दून के नाम से जाना जाता। तो याद रखेंगे कि दक्षिण श्रेणी के अंतर्गत जो छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है और जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है, उसे ही रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। इस निम्न अर्थात नीचे पहाड़ी भाग का सबसे ऊंचा भाग जो है संतपुर के निकट है, जिसकी ऊंचाई 242 मीटर है और यह हरदा नदी के निकट है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग उत्तर पूर्वी घाटी के बारे में। इस घाटी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखनाठोरी तक फैला लगभग 75 किलो में है। तो याद रखेंगे कि उत्तर पूर्वी घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखनाठोरी तक अर्थात लगभग 75 किलोमीटर में यह फैला है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बनते हैं। ठीक है। दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग से उत्तर पूर्व दिशा में एक घाटी है जिसे हम लोग हरदा नदी घाटी अर्थात हरदा घाटी कहा जाता है। इस घाटी की लंबाई 22 किलोमीटर है और समुद्र तल से इस घाटी की ऊंचाई लगभग 152 मीटर है। यह घाटी जलोर मैदान का ही एक हिस्सा है। अब हम लोग सोमेश्वर की श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इसके तीसरे भाग के बारे में। इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम से त्रिवेणी नगर के निकट से आरंभ होकर
पूर्व में भिखनाठोरी दर्रे तक लगभग 74 किलोमीटर लंबा है। आशा करता हूँ आप लोगों ने अपने पास बिहार का मैप जरूर रखा होगा। इसे पढ़ने से पहले आप लोग हमेशा प्रयास करें, जब भी बिहार का भूगोल पढ़ें तो अपने पास बिहार का मैप जरूर रखें। जब आप लोग बिहार का मैप देखोगे तो आप लोग पाओगे कि पश्चिम चंपारण के जो सबसे उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ त्रिवेणी नगर है, और जो पश्चिम चंपारण का जो सबसे पूर्वी भाग है वहाँ पर आपको भिखनाठोरी दर्रा मिलेगा, जिसके बीच की कुल लंबाई लगभग 74 किलोमीटर है। आगे है, इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। बिहार में इसकी औसत चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। यह श्रेणी दक्षिण में 152 मीटर की ऊंचाई से आरंभ होकर उत्तर में 610 मीटर तक ऊंचा है। इसी भाग में सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है तो 874 मीटर। आगे है, इस क्षेत्र में कई दर्रे भी हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं। इनमें सोमेश्वर दर्रा, भिखनाथरी दर्रा जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जिनमें सोमेश्वर दर्रा, भिखनाथोरी दर्रा और मखात, ये तीनों जो है प्रमुख हैं। सोमेश्वर दर्रा और भिखनाथरी दर्रा कुदनी नदी तथा मरवात दर्रा हरदा नदी के द्वारा निर्मित है। तो याद रखेंगे कि यह किस नदी के द्वारा निर्मित दर्रा है, तो यह हरदा नदी के द्वारा निर्मित दर्रा है। कौन? तो मरवात दर्रा, जबकि सोमेश्वर दर्रा और भिखनाथरी दर्रा जो है कुदी नदी के द्वारा निर्मित है। नेपाल आने जाने के लिए इस दर्रे का उपयोग किया जाता है। इस भाग का निर्माण परतदार चट्टानों अर्थात बलुआ पत्थर से, बजरी अथवा अन्य स्फटिक कणों से हुई है। यह चट्टानें मुलायम होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके दूसरा क्षेत्र विशाल मैदान क्षेत्र के बारे में। यह 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% में मौजूद है। अर्थात बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा भाग है तो विशाल मैदान क्षेत्र। बिहार का यह विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश के बीच फैला है। आप लोग जानते हैं कि बिहार के विशाल मैदान को गंगा नदी 2 भागों में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांटी है। तो उसी के बारे में यहाँ बतलाया गया कि बिहार का यह मैदान जो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी प्रदेश के बीच फैला है। आगे है, यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह मैदान अर्थात मैदानी क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार हुआ तो गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदी हैं अर्थात गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और सोन, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं। इन सभी के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी यहाँ लाई गई उनके जमाव के कारण यह मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादी निक्षेप से निर्मित है और इसकी संरचना सरल है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है और मैदान में चौर की तरह की निचली भूमि है जिसे हम लोग टाल क्षेत्र कहते हैं। और यह टाल क्षेत्र जो है मोकामा से पटना लखीसराय में फैला है, जो कि दक्षिणी बिहार के गंगा नदी के किनारे स्थित है।
वर्षा ऋतु में यह टाल क्षेत्र जलमग्न अर्थात जल से भर जाता है। अब आगे है, इस मैदान की दक्षिणी सीमा 152 मीटर की समोच्च अर्थात समान ऊंचाई रेखा से निर्धारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा की मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र अर्थात सभी जगह एक समान है एवं धीमा है, जिस कारण गंगा नदी की गति जो है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ठीक है, तो क्यों है? तो सर्वत्र अर्थात सभी जगह एक समान ढाल और धीमी गति के कारण से। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के बीच है। हालांकि इसकी औसत गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के बीच है, परंतु कहीं कहीं इससे अधिक गहराई भी पाई जाती है। आगे है, निर्धारणा 165 मीटर की कंटूर लाइन द्वारा इसका निर्धारण किया गया। आगे है, गंगा नदी इस मैदान को 2 भाग में बांटती है। एक है गंगा का उत्तरी मैदान जो कि गंगा नदी के उत्तर में स्थित है, और दूसरा गंगा का दक्षिणी मैदान जो कि गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि पटना भी गंगा नदी के दक्षिण में ही स्थित है। अब आगे है, गंगा का उत्तरी मैदान। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों गंडक, कोसी, घाघरा, बागमती आदि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से अर्थात लाए गए मिट्टियों के निक्षेप के कारण से उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर एवं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है, अर्थात इसका ढाल इस रूप में है और गंगा नदी का ढाल इस रूप में। आगे है, गंगा की उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 62.86% है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 66 मीटर है। आगे है, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को अनेक दोआब, अर्थात दोआब मतलब क्या होता? तो 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो यह जो है अनेक दोआबों से मिलकर बना है, जैसे घाघरा और गंडक के दोआब से, गंडक कोसी दोआब से और कोसी महानंदा दोआब के बीच यह स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे है, बिहार की राजधानी पटना के उत्तर में गंगा नदी गंडक नदी से मिलती है। तो याद रखेंगे कि गंडक नदी जो है बिहार की राजधानी पटना में ही गंगा में मिलती है। गंगा नदी से बूढ़ी गंडक, बागमती तथा कोसी नदियाँ भी मिलती है। तो अर्थात ये बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये सभी नदियाँ जो हैं गंगा नदी की सहायक नदी हैं। उत्तरी गंगा का मैदान एक समतल मैदान है और यह जलोढ़ मिट्टी से बना है, जहाँ से नदियाँ मुड़कर अपनी प्रवाह पथ अर्थात बहने की दिशा बदल रही है। आगे है, राज्य की उत्तरी सीमा पर यहाँ लगभग 74 किलोमीटर की लंबाई तक 450 मीटर ऊंचे सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार है। इस श्रेणी के दक्षिण में दून तथा हरहा घाटी का विस्तार है, अर्थात इस श्रेणी के सोमेश्वर श्रेणी के जो दक्षिण में है, अर्थात नीचे दून तथा हरहा घाटी है, जिसका विस्तार 22 किलोमीटर तक मैदानी भाग है। गंगा के उत्तरी मैदान में उत्तर से दक्षिण क्रमशः तराई तथा
दलदल भूमि वाली उपतराई की मेखला है। उपतराई मेखला से गंगा नदी निम्न भूमि का क्षेत्र है। अब आगे है निम्न भूमि महानंदा, कोशी, बूढ़ी गंडक तथा गंडक नदियों को जलोढ़ विस्तार का क्षेत्र है, जिसका निर्माण नदियों के निक्षेपण अर्थात नदियों के द्वारा जो रेत तथा मिट्टी लाई जाती है उनसे हुआ है। उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ दियारा, चौर, प्राकृतिक तटवन तथा क्षारन झील का निर्माण हुआ। तो याद रखेंगे कि दियारा, चौर, प्राकृतिक तटवन तथा क्षारन झील कहाँ है? तो ये सभी जो हैं उत्तरी बिहार के मैदान में है। चौर एक नीचा भाग होता है। चौर क्या है? तो चौर एक निचला भाग है जो हमेशा पानी से भरा रहता है। इस भाग में एक खास प्रकार की स्थलाकृति होती है जिसे दियारा कहते हैं। इसका निर्माण होता है। यह समानतः ऊंचा भाग है। जिस प्रकार चौर नीचा भाग है तो दियारा जो है ऊंचा भाग होता है जहां खेती की जाती है। आगे मैदान का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है, अर्थात जो बिहार का जो दक्षिण सीमांत मतलब जहाँ सीमा का अंत होता वह जो है मध्य क्षेत्र से थोड़ा सा ऊंचा है। गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं पर झील का भी निर्माण हो जाता है। अब है उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया। पहला तराई तथा उपतराई क्षेत्र जो हिमालय से सटे जिले हैं उनके बारे में यह है। दूसरा है भांगर भूमि, पुरानी जलोढ़ क्षेत्र जहां बाढ़ नहीं आती, जहां के मिट्टी पुराने हैं उसे हम लोग भांगर भूमि कहते हैं। खादर है खादर भूमि जो बाढ़ आने के क्रम में नई जलोढ़ अर्थात नई मिट्टी जहाँ जम जाती है उसे हम लोग खादर भूमि कहते हैं। और चौर जो है चौर और मध्य प्रदेश यह जो है निचला भाग है, ठीक है, उत्तर बिहार का। अब आइए इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तराई एवं उपतराई क्षेत्र यह एक सपाट आर्द्र अर्थात नमी वाला क्षेत्र है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे पश्चिम से पूर्व की ओर एक संकीर्ण अर्थात पतली सी पट्टी के रूप में विस्तार करती है। इसे भाबर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि भाबर क्षेत्र कहाँ है? तो शिवालिक के संकीर्ण पट्टी के रूप में। दूसरा है भांगर भूमि, यह पुरानी जलोढ़ होती है। इस क्षेत्र के अधिकांश प्राकृतिक बांध तथा दोआब जो है मैदान के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। दोआब मैंने पहले ही बताया, वैसा क्षेत्र अर्थात 2 नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट है भांगर और दोआब के बीच में एक मध्यवर्ती ढाल मिलता है जो स्पष्ट दिखाई देता है। भांगर भी बाढ़ के ही मैदान है। तीसरा है खादर भूमि, यह नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र है। इसका विस्तार गंडक नदी और कोसी नदी के बीच में है। तो याद रखेंगे कि खादर नदी गंडक नदी और कोसी नदी के बीच है। यह क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रवाहित होता है। जिन नदियों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष अर्थात हर साल आती है वहाँ नदियों के किनारों पर खादर का अर्थात खादर मिट्टी का निर्माण अर्थात विकास होता है। यह भूमि बहुत उपजाऊ होती है। अब चौथा है चौर और मध्य प्रदेश। उत्तरी गंगा मैदान के निम्न भूमि जो वर्षा के समय में पानी से भरा रहता उसे हम लोग चौर कहते हैं। नदियों की व्यक्त वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती। गोखुर झील मतलब कहने का मतलब यह हुआ गाय के खुर के समान यह झील
बनी रहती है, जिस कारण इसका नाम गोखुर झील पड़ा और जिसे हम लोग मन के नाम से भी जानते हैं। अब है चौर और मन दोनों जल क्षेत्र प्राकृतिक जल जमाव वाले क्षेत्र हैं, अर्थात दोनों जगह प्राकृतिक जल जमते हैं अर्थात एकत्रित होते हैं। उत्तरी बिहार के प्रमुख चौर हैं लखनी चौर जो कि पश्चिम चंपारण में है, सुंदरपुर तथा बहादुरपुर चौर जो कि पूर्वी चंपारण में है, और कुछ प्रसिद्ध मन हैं टेटरिया मन, माधोपुर मन जो कि पश्चिम चंपारण में, पिपरा मन, सरैया मन, सिमरी मन जो कि पश्चिम चंपारण में है। तो याद रखेंगे कि चौर और मन कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। अब तीसरा है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। गंगा के मैदान दक्षिणी सीमांत जो छोटा नागपुर पठार अर्थात गोंडवाना लैंड का उत्तरी विस्तृत भूभाग है। यहाँ प्राचीन चट्टान, नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट आदि चट्टानों की बहुलता है अर्थात बहुतायत में ये यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ की पहाड़ियों में अर्थात बिहार शरीफ के निकट पीर पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 111 मीटर है। गया में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ियाँ हैं। जहानाबाद स्थित बराबर की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 230 मीटर है। नालंदा के दक्षिणी छोर पर राजगीर की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार पश्चिम में गया तथा पूर्व में गिरियक तक है। इसकी पहाड़ी प्रदेश में गिरदकूट पहाड़ी की ऊंचाई 446 मीटर है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ है, तो यह मुंगेर में है। गिरिकूट पर्वत कहाँ है, गिरियक कहाँ है, तो गया के पूरब में। ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस पहाड़ प्रदेश में शेखपुरा, जमुई तथा लखीसराय जिले भी आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी मैदान राज्य के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो मैदानी भाग के कुल क्षेत्रफल का 37.15% है। इस मैदान की चौड़ाई पटना के पास 135 किलोमीटर, गिद्धौर के पास 40 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदी है, उनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से मैदान का निर्माण हुआ है। किधर, तो दक्षिण बिहार में इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं, अर्थात दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियां हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, पैमार, क्यूल, मान आदि। इनके निक्षेपण के द्वारा ऊंची भूमि का निर्माण हुआ, जिसे प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। अब आगे है प्राकृतिक तटबंध की रुकावट के कारण दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां गंगा के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और फिर आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। बरसात के मौसम में इन सभी नदियों का जल बख्तियारपुर से क्यूल तक तटबंध रेखा के दक्षिण में स्थित निम्न भूमि में फैल जाता, अर्थात वहाँ सभी नदियाँ आपस में मिल जाती है, जिससे एक विशाल जलमग्न क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। यह भाग ताल क्षेत्र कहलाता है। यह पटना से मोकामा तक विस्तृत है। तो याद रखेंगे कि ताल क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो ताल क्षेत्र जो है पटना से मोकामा तक विस्तृत है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ताल क्षेत्र के दक्षिण में बढ़ती ऊंचाई वाला मैदानी भाग स्थित है, जो मैदान और पठार का संगम अर्थात मिलान स्थल है।
यह बिल्कुल समतल भाग है और इसके बीच बीच में छोटा नागपुर के पठार का बहिर्वर्ती अर्थात बाहरी भाग, गया के प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, बिहार शरीफ की पीर पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी तथा शेखपुरा की पहाड़ियों का निर्माण करती है। आगे है, गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। तो एक है सोन गंगा का मैदान, दूसरा मगध का मैदान और तीसरा अंग का मैदान। तो आइए इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। सोन गंगा का दोआब, यह सोन नदी के पश्चिम में स्थित है। यहाँ टाल नहीं मिलता, इसे भोजपुर का मैदान कहा जाता है। अर्थात सोन नदी के पश्चिम वाले क्षेत्र को सोन गंगा का दोआब कहते हैं। वहीं सोन और क्यूल नदी के बीच के स्थान को मगध का मैदान कहा जाता है। और अंग का मैदान, यह क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक अर्थात मुंगेर से भागलपुर तक फैला है। बिहार के दक्षिण में पठारी भाग स्थित है जो एक संकीर्ण अर्थात पतली सी पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक फैला है। यह भूखंड कठोर चट्टानों से बना हुआ है अर्थात निर्मित है। बिहार के दक्षिण में पठारी भाग में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादाबाद, मुंगेर तथा बांका आते हैं। यह कुल मिलाकर 2927 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.68% है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कैमूर का पठार 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रोहतास और कैमूर जिलों में फैला है। कैमूर का यह पठार विंध्याचल पर्वत का पूर्व विस्तार है जो बालू पत्थर, चूना पत्थर और शैल से निर्मित है। तो याद रखेंगे, कैमूर का पठार यह किनसे बना है? तो बालू पत्थर, चूना पत्थर और शैल से। छोटा नागपुर के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिले में फैला हुआ है। इसका विस्तार पूर्व में बांका तथा दक्षिण में जमुई तक फैला है। यह पहाड़ी भाग राज्य के 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है विस्तृत है। यहाँ ग्रेनाइट, शैल, स्लेट, क्वार्टरजाइट चट्टानें हैं। कहाँ? तो खड़गपुर की पहाड़ी में। इस पहाड़ी की सीमा 150 मीटर की समोच्च अर्थात समान ऊंचाई रेखा से बनती है। नेक्स्ट है, कैमूर के पठार और खड़गपुर की पहाड़ी के बीच औरंगाबाद, गया और नवादा के पठार भी दक्षिण बिहार के मैदान से एस्कॉर्प द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं और पहाड़ियाँ घाटियों में विभक्त अर्थात अलग होती है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। इसके अगले पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।